किसान भाइयों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे धान की उन्नत खेती की संपूर्ण जानकारी। यह वीडियो फुल है और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो पर आपको स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी कवर करने वाले हैं, यानी खेत कैसे तैयार किया जाता है, रोपा कैसे तैयार किया जाता है। इसके अलावा उन्नत किस्मों के बारे में बात करेंगे, खाद का संपूर्ण शेड्यूल, कितने प्रकार के फंगस आते हैं, कितने प्रकार के कीट आते हैं, उनको कैसे हम नियंत्रण कंट्रोल कर सकते हैं। बस आपसे मैं एक ही वर्ड बोलूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना। सबसे पहले बात करते हैं उपयुक्त समय। धान की एक ऐसी फसल है जिसका उपयुक्त समय है जून और जुलाई महीने पर आप यह टाइम उपयुक्त है। और अगर नर्सरी तैयार करने की बात आती है कि नर्सरी हमको कब तैयार करना चाहिए, तो इसका उचित जो समय है 1 जून से आप 15 जून के आसपास नर्सरी पौध तैयार कर सकते हैं। अलग अलग राज्यों पे इसकी जो तारीख है, इसकी जो डेट है, कम ज़्यादा भी हो सकती है। 15 मई के आसपास भी आप पौध तैयार कर सकते हैं और 1 जून से लेकर 15 जून अलग अलग किस्मों पर डिपेंड करता है, लेकिन 1 जून से लेकर 15 जून नर्सरी तैयार करने का सबसे उपयुक्त समय माना गया है। इसके अलावा बात करते हैं भूमि यानी मिट्टी। धान की खेती के लिए अधिक जल धारण क्षमता वाली मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है या फिर ऐसे खेत होने चाहिए। इसके लिए काली मिट्टी, चिकनी मटियार, दोमट काली मिट्टी और भारी भूमि पर अधिक काली मिट्टी पर यह सफलतापूर्वक की जा सकती है। अगर मिट्टी का पीएच मान की अगर बात की जाए तो 5.5 से 6.5 के आसपास इसका जो पीएच, मृदा का पीएच बहुत ही उन्नत माना गया है। बात करते हैं टेम्परेचर। तो देखिए, धान का जो पौधा है एक गर्म और नम जलवायु का पौधा है। वृद्धि, बढ़वार और ग्रोथ के लिए इसका जो टेम्परेचर है 21 से 35 जो टेम्परेचर है ठीक रहता है। इसके अलावा बात करते हैं उन्नत किस्मों के बारे में। देखिए, यहाँ पर 2 किस्में चलती हैं हमारे भारत पर। प्रजातियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक बासमती होती है, एक नॉन बासमती होती है। तो आपके एरिया में जो बढ़िया हो आप उसका चयन कर सकते हैं। मैं 3 वैरायटी के बारे में बताने वाला हूँ। कुछ टाइम पहले ही मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसमें संपूर्ण जानकारी बताई थी उन्नत किस्मों के बारे में। यदि आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पूसा P1121, पूषा 1509 और P6444 गोल्ड, यह बढ़िया वैरायटी हैं। ये काफ़ी अच्छा उत्पादन देने वाली उन्नत किस्में हैं। बासमती की पूसा P1121, पूसा 1509 जो काफ़ी जल्दी दिनों में तैयार हो जाती है, और P6444। 3 वैरायटी में, तीनों को आपको रेकमेंड करूंगा कि तीनों में से आप किसी का भी 1509 का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं बीज उपचार। देखिए, बीज उपचार जरूर करें। बीज उपचार करने से क्या होता है कि सभी बीज अंकुरण होते हैं। यूपीएल कंपनी के हिसाब से या फिर धानुका का बीटावैक्स पावर आता है, किसी से भी आप बीजों को उपचार जरूर करें। इसके अलावा बात करते हैं नर्सरी तैयार। नर्सरी तैयार करने के लिए आपको क्या है कि 10x5 की आप क्यारी नाली बना लीजिए, जिसकी ऊंचाई लगभग 6 से 8 इंच ऊंची हो। गोबर की खाद भी इस्तेमाल करना है आपको नर्सरी तैयार करते समय। डीएपी खाद को और सिंगल सुपर फास्फेट खाद को आपको मिट्टी मिलाकर बीजों की बुआई कर दीजिए और नर्सरी आपकी 22 से 25 दिनों पर तैयार हो जाती है। नर्सरी में कीट, देखिए सबसे बड़ी समस्या आती है नर्सरी में कीट। नर्सरी में पत्ता लपेट का प्रकोप देखने के लिए मिलता है और टिड्डी, जैसे हम हॉपर्स को कहते हैं। इसके अलावा अनेक कीट का प्रकोप हमारी नर्सरी में देखने के लिए मिल सकता है। ऐसी कंडीशन में हमको क्विनल फॉस 25% ईसी को 1 लीटर पानी में 2 ml की दर से छिड़काव करेंगे तो आसानी से नर्सरी में लगने वाले कीटों को आप आसानी से नियंत्रण कर पाएंगे। नर्सरी तैयार करते समय मैंने जो सावधानी बताई थी और जो आपको काम करना है, गोबर की खाद आपको जरूर इस्तेमाल करना है ताकि आपकी नर्सरी हरी भरी रहे। डीएपी खाद भी इस्तेमाल करना है। एसएसपी खाद यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो जो आपका पौध है बढ़िया तरीके से हरा भरा रहेगा और ट्रांसप्लांट जब आप पौध रोपाई करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा बात करते हैं खेत तैयार। तो काफ़ी आपको ध्यान से सुनना है, इस वीडियो को समझना है और आप इस नॉलेज, इस जानकारी को अपने खेत पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं खेत तैयार। 1 एकड़ में 1 ट्राली गोबर की खाद इस्तेमाल करनी है। 1 से 2 ट्राली बहुत ही बढ़िया है। 1 से 2 ट्राली आप अंतिम जुताई पर खाद को लेना है। 2 बोरी आपको एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट वो भी पाउडर फॉर्म में पूरी खेत में बिखेर देना है और 1 बोरी आपको
DAP 50 किलोग्राम अंतिम जुताई पर आपको खेत में मिक्स कर देना है और खेत को समतल करा देना है। खेत को एकदम पानी से भरकर ओके मचा देना ट्रैक्टर की रोटोवेटर की सहायता से। तो लीजिए आपका खेत तैयार हो गया। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जब आप DAP खाद दे रहे हैं मतलब अंतिम जुताई पर, तो उसी के साथ 2 किलोग्राम आपको रीजेंट GR यानी फिप्रोनल 0.3% को भी जो आप खाद दे रहे हैं खेत तैयार करने के लिए, उसी में फिप्रोनल GR फॉर्म में 0.3 देंगे। तो आपको जो दीमक है, अन्य समस्याएं आती हैं जड़ गलन की, और भी अन्य समस्या आती हैं, जड़ों को काटने वाले कीट होते हैं, तो उनको आप आसानी से नियंत्रण कर पाएंगे। बात करते हैं प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता। देखिए, यदि आप पौधरोपाई से मतलब प्लांटेशन कर रहे हैं, इस विधि से कर रहे हैं, तो आपको जो बासमती है, उन्नत जो अच्छी महंगी वाली वैरायटी होती हैं, आपको 4 किलोग्राम से लेकर 5 किलोग्राम अधिकतम बासमती बीज की 1 एकड़ पर आवश्यकता होती है। और अलग अलग मतलब वैरायटी से भी इसका प्रभाव अलग अलग रहता है। यानी लोग जो आपकी मतलब कमज़ोर वैरायटी होती है, तो उसकी जो ज़्यादातर बुआई अधिक मात्रा पर करनी पड़ती है। लेकिन जो बेस्ट वैरायटी होती है, 4 किलोग्राम से लेके 5 किलोग्राम आपको 1 एकड़ में बीज की आवश्यकता होती है, यदि आप पौधरोपाई से आप प्लांटेशन करते हैं या फिर धान की खेती करते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, बात करते हैं पौधरोपाई। पौधरोपाई यानी प्लांट ट्रांसफर। पौध से पौध की जो दूरी है, अगर आप बासमती की खेती कर रहे हैं तो 20 से 25 सेंटीमीटर आपको प्लांट से प्लांट की दूरी रखनी है, और कतार से कतार की जो दूरी रखनी है आपको 25 सेंटीमीटर बढ़िया है। यह डिस्टेंस सबसे बढ़िया है। कई किसान भाई 15 सेंटीमीटर रखते हैं, कई किसान भाई 20 सेंटीमीटर रखते हैं, तो 20 से 25 सेंटीमीटर आप रख सकते हैं। यह डिस्टेंस बहुत ही बढ़िया माना गया है। अब बात करते हैं सिंचाई की आवश्यकता है। हो सकता है यदि बरसात नहीं हो रही है तो आपके पास पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के साधन होने चाहिए, यानी उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए सिंचाई की। इसके अलावा बात करते हैं पौध रोपाई करते समय हमको कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, आपकी नर्सरी, यदि आप कम दिनों वाली खेती कर रहे हैं, यानी कम दिनों वाली आपने किस्मों का चयन किया है, तो 22 दिनों के आसपास आपकी नर्सरी तैयार हो जाती है और 22 दिन के आसपास आपको ट्रांसप्लांट कर देनी चाहिए। इसके अलावा आपको क्या करना है, रोपाई करने से पहले आपको कार्बेंडाजिम जो 50% WP फॉर्म में आता है, तो आपको क्या करना है, 20 लीटर आपको पानी लेना है और 100 ग्राम आपको कार्बेंडाजिम युक्त फंगिसाइड को एक बाल्टी में घोल बनाकर जड़ों को डुबा डुबा कर आप रोपाई कर दीजिए। ध्यान रखना है, आपको केवल जड़ों को डुबाना है उस घोल पर और आपको रोपाई कर देना है। इससे आपकी जो रूट की समस्या नहीं आती है, और भी जो जड़ों में फंगस आते हैं वह फंगस नहीं आते हैं। अहम महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया है, वो है खाद का शेड्यूल। आपको काफ़ी ध्यानपूर्वक सुनना है, और आपको जो जानकारी दे रहा हूँ प्रति एकड़ की दर से आपको दी जा रही है। पौध रोपाई से बाद आपको खाद देनी है। फसल का जीवन चक्र 120 से 150 दिनों के आसपास जीवन चक्र इसका रहता है। जो कम दिनों वाली फसल होती है वो 120 दिनों में तैयार हो जाती है। जो अधिक दिनों वाली किस्म होती है वो लगभग 150 दिन के आसपास पकने में लग जाती हैं। तो आपको क्या करना है, प्रति एकड़ की दर से खाद का शेड्यूल बता रहा हूँ, आप नोट भी कर सकते हैं, और काफ़ी रिसर्च के बाद आप तक जानकारी पहुँचा रहे हैं, और काफ़ी आप यह खाद को देकर काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रोथ बढ़वा, कलियों की संख्या, टेलरिंग की संख्या बढ़ा सकते हैं, और आप जो कहना चाहिए कि ठीक तरीके से उपज उत्पादन बढ़वा ग्रोथ ले सकते हैं। तो पौध रोपाई से जैसी आपकी धान की फसल लगभग 8 दिन की होती है, यानी 8वें दिन आपको क्या करना है, NPK घुलनशील खाद आती है 126103 किलोग्राम लेना है आपको, और 20 किलोग्राम आपको यूरिया लेना है। मिक्स करके आपको जड़ों के पास दे देना है, और ध्यान रखना है आपको जब आप खाद दे रहे हैं तो अधिक मात्रा में, बिल्कुल मतलब ज़्यादा आपको पानी आपके खेत में नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना है, यानी जब आप खाद दे रहे हैं तो आपके खेत में नमी तो होना चाहिए, लेकिन अधिक मात्रा पर पानी भरा ना हो। इसके अलावा पौध रोपाई से जैसी हमारी फसल 20 दिन की होती है, यानी 20वें दिन की होती है पौध रोपाई से, तो आपको क्या करना है, NPK घुलनशील खाद 19-19-19 4 किलोग्राम लेना है। इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद को हमको 5 किलोग्राम लेना है, प्लस हमको 8 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट जो पाउडर फॉर्म में आती है, इनको मिक्स करना है, जड़ों के पास दे देना है, और बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेंगे। पौध रोपाई से जैसी हमारी फसल लगभग 40 दिन की होती है, यानी 40वें दिन की होती है, तो हमको 30 किलोग्राम यूरिया लेना है। जिंक युक्त खाद हमको 5 किलोग्राम लेना है, और 3 किलोग्राम हमको लेना है ह्यूमिक एसिड जो GR फॉर्म में आता है, उसको लेना है, जो
ग्रेन्यूल्स फॉर्म में वाला आता है, मिक्स करके जड़ों के पास दे देना है जब हमारी फसल 40 दिन की होती है। इसके अलावा पौध रोपाई से जैसे ही हमारी फसल लगभग 60 दिन की होती है, 60 डे के आसपास होती है, 60 दिनों में आपको क्या करना है, 10 किलोग्राम आपको कैल्शियम नाइट्रेट लेना है और इसके अलावा बोरोन युक्त खाद को 3 किलोग्राम लेना है। इसके अलावा 10 किलोग्राम हमको यारा मिला फर्टिलाइजर्स लेना है, खाद को लेना है, और 2 किलोग्राम हमको फिप्रोनिल 0.3% जीआर फॉर्म में आती है, उसको मिक्स करके जड़ों के पास दे देना है। इससे हमारी जो धान की फसल हैं जड़ें मजबूत हो जाएंगी और हरी भरी रहेगी। इसके अलावा जो जड़ों में काटने वाले कीट हैं वो नहीं आएंगे और हमारी फसल ठीक तरीके से बढ़वार ग्रोथ ठीक तरीके से होगी। इसके अलावा पौध रोपाई से जैसे हमारी फसल 75 से 80 दिन की होती है तो हमको NPK घुलनशील खाद 05234 4 किलोग्राम लेना है। इसके अलावा किसान भाइयों हमको लेना है सल्फर युक्त खाद को लेना है, 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से हमको दे देना है, और खेत में अधिक मात्रा में पानी नहीं होना चाहिए जब हम खाद को दे रहे हों। इसके अलावा जब हमारी फसल 100 से 110 दिन की होती है तो हमको, यदि आपकी लंबी मतलब अधिक दिनों वाली आप खेती किस्मों का चयन करके रखा है तो आप 100 से 110 दिन में आप खाद दे सकते हैं। 0050 को NPK घुलनशील खाद को 5 किलोग्राम और सिंगल सुपर फास्फेट जो पाउडर फॉर्म में आती है 10 किलोग्राम यदि हम देंगे तो हमारी फसल में टेलरिंग की यानी कल्लों की संख्या बड़ी मात्रा पर आएंगे। किसान भाई जो खाद का मैंने आपको शेड्यूल बताया ये लगभग 20-20 दिनों के अंतराल पर बताया है। यदि आपकी फसल ठीक तरीके से ग्रोथ हो रही है, अच्छी हरी भरी है, यानी कोई समस्या नहीं है, तो इस जो डोज बताया है मैंने खाद का इसको आप कम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और खाद को आपको पता होना चाहिए कि आवश्यकता अनुसार ही हमको फर्टिगेशन करना चाहिए, यानी कौन से पोषक तत्वों की कमी है उसके अकॉर्डिंग ही हमको फर्टिगेशन करना चाहिए, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा बात करते हैं फंगस अटैक और नियंत्रण। देखिए काफ़ी समस्या है और फंगस कंट्रोल यदि नहीं करेंगे तो काफ़ी परसेंटेज हमारा उपज में काफ़ी फर्क देखने के लिए मिल सकता है और मिलता ही है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि हमारी धान की फसल में कितने प्रकार के फंगस आते हैं, फिर बताएंगे बारी बारी से कितने प्रकार के फंगस आते हैं, फिर उसे कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कितने प्रकार के फंगस आते हैं। तो ब्लास्ट आता है, नेक ब्लास्ट आता है जिसे हम गर्दन तोड़ भी कहते हैं, सीड ब्लाइट भी आता है जो काफ़ी खतरनाक होता है, जो अधिक नाइट्रोजन की मतलब देते हैं तो सीड ब्लाइट और भी बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा रस्ट जिसे हम रतुआ भी बोलते हैं, झुलसा, कई प्रकार के ब्लाइट से संबंधित फंगस आते हैं। लीफ स्पॉट्स, ब्राउन स्पॉट्स और डाउनी मिल्ड्यूड भी आता है। इसके अलावा जो फॉल्स स्मट्स आता है जो जिसे हम धान का कंडुआ रोग भी कहते हैं, और शीत रोट जैसे फंगस आते हैं। तो यह फंगस आते हैं। इसके अलावा और भी फंगस आते हैं लेकिन जो मैंने आपको फंगस बताए हैं ये मेन रहते हैं और इनको समय रहते यदि कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो कहने का मतलब ये है कि जब भी फंगस का अटैक है तो आप स्प्रे कर सकते हैं। जैसे आपकी फसल पर, धान की फसल पर सीड ब्लाइट, लीफ ब्लास्ट, इसके अलावा नेक ब्लास्ट, रस्ट और येलो रस्ट जैसे फंगस का प्रकोप है तो आपको क्या करना है, बायर कंपनी की नेटिव फंगीसाइड आती है, 150 से 200 लीटर पानी में आपको 200 ग्राम 1 एकड़ पर छिड़काव करना है जब भी फंगस का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा किसान भाइयों बात करते हैं यदि आपकी फसल पर डाउनी मिल्ड्यूड है, सीड ब्लाइट है, रतुआ जिसे हम रस्ट बोलते हैं, येलो रस्ट है, नेक ब्लास्ट है, तो उसके लिए आप अदमा इंडिया कंपनी की कस्टोडियो फंगीसाइड आती है, आप 300 ml 1 एकड़ पर छिड़काव करेंगे तो आपको बढ़िया फंगस पर रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा किसान भाइयों धान पर केवल नेक ब्लास्ट है, लीफ ब्लास्ट है और ब्लास्ट से रिलेटेड फंगस हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको BASF कंपनी की हेडलाइंस फंगीसाइड को स्प्रे कर सकते हैं, यानी प्रोपिकोनोजोल 20% जो कि WG फॉर्म में आती है, 200 ग्राम 1 एकड़ पर आपको छिड़काव करना चाहिए 200 लीटर पानी पर। इसके अलावा जो फॉल्स स्मट्स भी आता है जिसे हम धान का कंडुआ रोग भी बोलते हैं, 20% आता है प्रोपिकोनोजोल, आप 200 ग्राम 1 एकड़ पर स्प्रे करेंगे तो जो धान का कंडुआ रोग भी आप आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। इसके अलावा जैसे आपकी फसल पर रस्ट भी है, लीफ स्पॉट्स भी है, ब्लाइट है, कॉमन रस्ट है, ग्रे लीफ स्पॉट्स है, याद रखना ग्रे लीफ स्पॉट्स भी है, ब्लाइट भी है, इसको इन फंगस को नियंत्रण आपको करना है तो आपको क्या करना है,
सिजेंटा कंपनी की एमी स्टार टॉप फंगीसाइड आती है, इसको आपको 200 ml 1 एकड़ पर स्प्रे करना है। और सभी के साथ जितनी मैंने फंगीसाइड बताई हैं सभी के साथ आपको क्या करना है कि जो बायर कंपनी की एंट्राकॉल फंगीसाइड आती है सभी के साथ आपको मिक्स करके क्रॉस करके स्प्रे करेंगे तो और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और ध्यान रखना है आपको 200 ग्राम आपको मिक्स करना है एंट्राकॉल को सभी फंगीसाइड के साथ, या फिर मैंगो जेब को भी आप मिक्स करके क्रॉस करके मिक्स करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। टेलरिंग अधिक कल्ले निकलने के लिए जो मैंने फर्टिगेशन बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप उस हिसाब से फर्टिगेशन करेंगे तो आप काफ़ी अच्छी टेलरिंग और काफ़ी अच्छे कल्लों का निर्माण कर पाएंगे। इसके अलावा बात करते हैं इंसेक्ट कंट्रोल। अब बात करते हैं कितने प्रकार के कीट आते हैं, कब आते हैं, उनको कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। तो पत्ता लपेट तना छेदक, इसके अलावा ग्रीन लीफ हॉपर्स, ब्राउन प्लांट हॉपर, बग येलो और स्टेम बोरेर जैसे मतलब पीला और मतलब कई प्रकार के गुलाबी तना छेदक का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। थ्रिप्स का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, गुलाबी तना छेदक का प्रकोप देखने के लिए मिलता है और मिलता है प्रकोप देखने के लिए इल्ली का। तो कई प्रकार का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है तो कृपया ध्यान दीजिए। ग्रीन लीफ हॉपर्स, बग, तना छेदक, पत्ता लपेट, ब्राउन प्लांट हॉपर और थ्रिप्स को यानी टिड्डियों को और थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए आप बायर कंपनी का रीजेंट एससी इंसेक्टिसाइड को आपको, जिसमें फिप्रोनेल 5% के आसपास एससी फॉर्म में आता है, 200 ml 1 एकड़ पर छिड़काव करना चाहिए 200 लीटर पानी में जब भी कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिले। और केवल आपकी फसल पर, धान पर पत्ता लपेट है, तना छेदक है और टिड्डे हैं यानी हॉपर्स हैं तो आपको क्या करना है, धानुका की मार्कर इंसेक्टिसाइड आती है उसको आपको स्प्रे करना है 200 ml 1 एकड़ पर। बढ़िया रिजल्ट मिलेगा पत्ता लपेट, तना छेदक और हॉपर्स पर। इसके अलावा किसान भाई थ्रिप्स है, पत्ता लपेट, तना छेदक और हॉपर्स के साथ साथ बग है। तो ऐसी कंडीशन में आपको इमिडाक्लोप्रिड 40%, फिप्रोनिल 40% को 150 ग्राम लेना है और आपको क्विनल फॉस 25% ईसी इंसेक्टिसाइड को 300 ml मिक्स करके 1 एकड़ पर 200 लीटर पानी पर छिड़काव कर देना है। थ्रिप्स, पत्ता लपेट, तना छेदक और हॉपर्स को आसानी से नियंत्रण कर पाएंगे। इसीलिए मैं बदल कर बता रहा हूँ कि आपकी फसल पर जिस प्रकार की समस्या है उसके हिसाब से आप स्प्रे करें, बल्कि सभी जो दवाइयाँ उनका स्प्रे नहीं करना है, आवश्यकता अनुसार ही आपको स्प्रे करना है। और जैसे आपकी फसल पर जिस प्रकोप है, कीट प्रकोप, फंगस प्रकोप है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको स्प्रे करना चाहिए। इसीलिए मैं आपको बारी बारी से बता रहा हूँ। जैसे सही प्रकार की इल्लियाँ हैं, कई प्रकार की इल्लियाँ आती हैं और सही प्रकार के यानी सकिंग पेस्ट भी है और चूसने वाले कीट है, चबाने वाले कीट है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, जो सिजेंटा कंपनी की बोलियम फ्लेक्सी इंसेक्टिसाइड आती है 80 ml लेना है और एमामेक्टिन बेंजोइट 5% एसजी फॉर्म में आती है 80 ग्राम लेना है। दोनों को मिक्स करना है 200 लीटर पानी पर मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से छिड़काव कर देना है। इसके अलावा आपको मैंने बता दी, अब बात आती एनपीके का स्प्रे हमको जरूर करना चाहिए धान की स्पेशल फसल पर। जब आपकी फसल 40वें दिन की हो और जब आपकी फसल 65वें दिन की हो, आपको घुलनशील खाद पत्तों पर छिड़काव करना चाहिए। कैसे, जब आपकी फसल 40वें दिन की हो 19-19-19 घुलनशील खाद को 500 ग्राम 200 लीटर पानी पर छिड़काव करें, या फिर जब आपकी फसल 65 दिन की हो एनपीके घुलनशील खाद 05234 को 500 ग्राम 1 एकड़ पर 200 लीटर पानी पर आपको छिड़काव करना चाहिए। पहले खेत में पानी मतलब थोड़ी सी नमी हो फिर आप छिड़काव करना चाहिए। अब बात आती है सबसे और भी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक की, खरपतवार नाशक। देखिए बहुत जल्द हमारी वीडियो आने वाली है जिसमें 4-5 खरपतवार नाशक के बारे में बताएंगे, जो आपको बहुत जल्द वीडियो मिल जाएगी। खरपतवार नाशक की जानकारी मिलेगी, लेकिन इंपॉर्टेंट अभी हम पूरा कवर करने वाले हैं तो इस वीडियो पर आपको भी नॉलेज मिलने वाला है, वो भी संपूर्ण जानकारी के साथ। खरपतवार नियंत्रण करने के लिए आपको 2 मैं खरपतवार नाशक के बारे में बता रहा हूँ। और ज़्यादा बेस्ट है कि धान की जब भी फसल पर आप किसी प्रकार का स्प्रे करें तो सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे करें और कम से कम 5-6 घंटे 7 घंटे तक बरसात नहीं होनी चाहिए। तो खरपतवार नियंत्रण करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ पीआई इंडस्ट्री का नॉमिनी गोल्ड आता खरपतवार नाशक, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमिक खरपतवार नाशक है, जिसको आपको 1 एकड़ पर रोपाई से 20 से 25वें दिन आपको यह एक सेलेक्टेड खरपतवार नाशक जो चौड़ी सकड़ी पत्ती की खरपतवार को नियंत्रण करता है, जिसमें टेक्निकल्स है बिस्पाइरिवेक है, सोडियम 10% के आसपास ऐसा कुछ टेक्निकल है, सोडियम 10% एसी फॉर्म में आता है। उसको आपको 80 से 100 ml आपको स्प्रे करना है
1 एकड़ पर 200 लीटर पानी पर। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, पीआई इंडस्ट्री का नॉमिनी गोल्ड खरपतवार नाशक को 1 एकड़ पर जब आपकी फसल रोपाई से 20 से 25 दिन की हो तब आपको 80 से 100 ml 1 एकड़ पर 200 लीटर पानी पर छिड़काव कर देना है। ध्यान रखना है, खेत पर पानी कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, खेत एकदम गीला होना चाहिए, लेकिन खेत पर अधिक मात्रा पर पानी नहीं होना चाहिए। खेत पर 3 दिन बाद पानी आपको लगाना चाहिए, यानी ध्यान रखना है आपको खेत पर अधिक मात्रा पर पानी ना भरा हो। तो ऐसी कंडीशन में आप नॉमिनी गोल्ड को छिड़काव कर सकते हैं जब आपके खरपतवार 2, 3, 4 पत्ती के हों, यानी 20-25 दिनों के बाद रोपाई से आप स्प्रे कर सकते हैं। यह एक सेलेक्टिव खरपतवार नाशक है, इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं जो लगभग सही प्रकार की घास को नियंत्रण करता है। यदि आपके पास यह यानी नॉमिनी गोल्ड उपलब्ध नहीं है तो आप बायर कंपनी की काउंसिल एक्टिव खरपतवार नाशक आती है जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार नाशक को मोथा घास को और शामा घास को कंट्रोल करती है। यह एक सेलेक्टिव खरपतवार नाशक है जिसमें टेक्निकल है ट्राइफार्मोन 20% प्लस एथॉक्सी सल्फ्यूरॉन 10% जो कि WG फॉर्म में आती है। उसको आपको 90 ग्राम 1 एकड़ पर स्प्रे करना है जब आपकी फसल 15 से 17 दिन की हो रोपाई से, खेत में अधिक पानी ना हो। यह एक सेलेक्टिव खरपतवार नाशक, तो मैंने 2 खरपतवार नाशक के नाम बताए हैं, एक नॉमिनी गोल्ड और एक पीआई की काउंसिल एक्टिव। इन दोनों में से किसी का भी आप चयन कर सकते हैं, इनके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा किसान भाइयों बात करते हैं ग्रोथ के लिए प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। हमारी फसल 20-25 दिन की हो और 45 दिन की हो तो बायोबीटा को या फिर धनजाम गोल्ड को हमको क्या करना है, जब हमारी फसल 25वें दिन की हो तो 200 ml 1 एकड़ पर स्प्रे करना है। जब हमारी फसल 45वें दिन की हो तो हमको 200 ml 1 एकड़ पर बायोबीटा को या फिर धनजाम गोल्ड को स्प्रे करना है। इससे क्या होगा, स्प्रे कब करना है, जब हमारी फसल ग्रोथ ना हो, ग्रोथ ना पकड़े, तब हमको स्प्रे करना है तो बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन आपको एक बात याद रखना है कि जो आपकी धान के मतलब धान है, अधिक चमक के लिए आपको क्या करना चाहिए, अधिक चमक के लिए आपको बोरॉन 20% को स्प्रे करना चाहिए। जब आपकी फसल 65 से 75 दिन की हो, आपको क्या करना है, 200 ग्राम 1 एकड़ पर बोरॉन 20% को स्प्रे कर देना है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, दानों की चमक बढ़ जाएगी। उत्पादन की अगर बात की जाए तो अलग अलग किस्मों का उत्पादन अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो ऑल इंडिया पे एवरेज देखा गया है 26 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन देखा गया है। और अलग अलग राज्यों में अधिक भी है, कम भी है, तो यह डिपेंड अलग अलग राज्यों में करता है। इसके अलावा किसान भाइयों बात करते हैं आवश्यकता अनुसार ही कुछ आपको इंपोर्टेंट टॉपिक बताना चाहता हूं जो आपको ध्यान रखना है। आवश्यकता अनुसार ही आपको खाद देनी है, आवश्यकता अनुसार ही आपको दवा का स्प्रे करना है और फंगस की पहले पहचान करना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको फंगीसाइड का स्प्रे करना चाहिए, यानी सही समय पर सही फंगीसाइड का स्प्रे करना चाहिए। टॉनिक या फिर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का सही समय पर स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा उन्नत किस्मों का ही आपको चयन करना चाहिए, यानी आपके इन्वायरमेंट के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से, सिंचाई के साधन के हिसाब से और आपकी मिट्टी के हिसाब से उन्नत किस्मों का ही चयन करना चाहिए जो आपके हिसाब से आपके एरिया में सूटेबल हो। इसके अलावा सही समय पर सही तर्क से सही वर्क आपको करना चाहिए और याद रखना आपको सुरक्षा, सावधानी और देखरेख की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। तो किसान भाइयों आज की वीडियो में हमने आपको बताया धान की उन्नत खेती की संपूर्ण जानकारी, यानी उपयुक्त समय, उन्नत किस्में, खाद का पूरा शेड्यूल, फंगस का पूरा शेड्यूल, कीट कितने प्रकार के आते हैं, यानी फुल इस वीडियो पर आपको फुल जानकारी देने की कोशिश की। स्टेप बाय स्टेप मैंने सब कुछ समझा है। आपको प्रैक्टिकल समय पर स्टेप बाय स्टेप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 ऐसी जानकारी आपको आने वाले समय पर मिलती रहेगी। यह एक काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट जानकारी थी जो देना काफ़ी ज़रूरी था, लेकिन आपको और भी लाइव स्प्रे, लाइव खाद का मतलब शेड्यूल सब कुछ बताया जाएगा। बस आप द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक में देख रहे हैं तो आप फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यदि आप हमारी इस वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य किसान भाइयों के साथ हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो किसान भाइयों वीडियो से लेकर आपके मनों कोई सवाल है, सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने सवाल या सुझाव लिख के भेज सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और भी ऐसी इंटरेस्टिंग धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फसलों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।